प्रिय विद्यार्थियों, लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय केकड़ी द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले लेसन में आप लोगों ने अध्ययन किया था गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में प्रारंभिक जानकारियाँ व उसके शासनकाल की कुछ घटनाएं, वह उनके शासनकाल के दौरान जो सांस्कृतिक उपलब्धियां रही थी उसके बारे में आपने अध्ययन किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात नेक्स्ट जो टॉपिक आपका प्रारंभ होता है वो है इल्तुतमिश। इसका शासनकाल माना जाता है 1210 से 1236 ईस्वी। तो इल्तुतमिश व कुतुबुद्दीन ऐबक के मध्य एक चैप्टर और है, वो है आरामशाह। आरामशाह के बारे में कहा जाता है कि यह ऐबक का पुत्र था और 8 ऐबक की मृत्यु के पश्चात मात्र 8 दिन तक ही यह शासक बना रह सका, क्योंकि कहा जाता है कि इल्तुतमिश ने आरामशाह पर आक्रमण किया। दोनों के मध्य युद्ध हुआ जिसे कहा जाता है जूद का युद्ध। इस युद्ध में आरामशाह पराजित हुआ। पराजित होने के पश्चात उसका खात्मा कर दिया गया और इल्तुतमिश सल्तनत वंश का अगला शासक बना। अब इल्तुतमिश कौन था, कहाँ का था, इसके बारे में कुछ जानकारी मामूली सी। इल्तुतमिश के बारे में कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही इसे खरीदा था। अहिनुलवाड़ पर जब ऐबक ने विजय प्राप्त की थी उस समय इल्तुतमिश को खरीदा गया था और गोरी के जीवन काल के दौरान की बात थी। तो गोरी ने इससे प्रभावित होकर ऐबक को कहा था कि इसके साथ दास जैसा व्यवहार ना करके मित्रतापूर्ण व्यवहार व मधुर व्यवहार ही स्थापित करना। तो कहा जाता है कि ऐबक ने गोरी के प्रति वफादारी दिखाते हुए इसके साथ मित्रतापूर्ण व मधुर संबंध स्थापित किए और यहाँ तक कि अपनी पुत्री का विवाह भी इल्तुतमिश के साथ कर दिया। तो इल्तुतमिश कौन था? ऐबक का दास और दामाद। तो आरामशाह को पराजित कर इस युद्ध में इल्तुतमिश इस वंश का शासक बना। अब इल्तुतमिश के शासनकाल की घटनाएं, यानी 1210 से 1236 ईस्वी तक इल्तुतमिश के शासनकाल की क्या क्या घटनाएं घटी, घटनाक्रम क्या था, उसी के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे पहला, ऐबक की राजधानी क्या थी? दिल्ली थी। सॉरी, ऐबक की राजधानी थी लाहौर। तो इसने क्या किया? राजधानी स्थानांतरित कर दी, यानी राजधानी परिवर्तन। लाहौर की जगह क्या बनाया? दिल्ली को अपनी राजधानी। पहला परिवर्तन ये किया, क्यों? शासन सत्ता में अपनी पकड़ मजबूत करने की। इसके अलावा आपको पता है ऐबक का चैप्टर पढ़ा था अपन ने। ऐबक के समय यल्दौज की समस्या थी, कोबाचा की समस्या थी, बंगाल सूबे की समस्या थी। वो समस्या का ऐबक खात्मा नहीं कर सका था, तो वो समस्या भी इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान इल्तुतमिश के समक्ष आनी निश्चित थी। तो देखिए, यल्दौज की समस्या पिछले लेसन में अपन ने पढ़ा था। यल्दौज गोरी का दास था, गजनी का शासक बन गया था गोरी की मृत्यु के पश्चात। तो यल्दौज की समस्या का खात्मा इस प्रकार किया इल्तुतमिश ने कि इल्तुतमिश का भाग्य प्रबल था। मंगोल शासक चंगेज खान ने गजनी पर आक्रमण कर दिया। गजनी पर आक्रमण करने के कारण यल्दौज की स्थिति बिल्कुल दयनीय हो गई। तो मौके का फायदा उठाते हुए इल्तुतमिश ने यल्दौज पर आक्रमण किया। आक्रमण करने के पश्चात दोनों के मध्य जो युद्ध हुआ वो इतिहास में तराइन के तृतीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। तराइन के कितने युद्ध हुए थे? 3 युद्ध।
पहला 1191 मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान के मध्य, जिसमें मोहम्मद गोरी पराजित हुआ था। तराइन का द्वितीय 1192 ईस्वी में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ था, मोहम्मद गोरी विजयी हुआ था। और तराइन का तृतीय युद्ध कहाँ हुआ था, किस किस के मध्य हुआ था? यल्दौज जो है इल्तुतमिश के मध्य। इल्तुतमिश विजय हुआ था, यल्दौज पराजित हुआ था, इसका वध करवा दिया। इस प्रकार इस समस्या का समाधान हो गया इल्तुतमिश की। तीसरा, कुबाचा की समस्या। कुबाचा भी इसका प्रतिद्वंदी था। कुबाचा की स्थिति इल्तुतमिश ने इसने दयनीय बना दी कि कुबाचा को सिंध नदी में आत्महत्या करनी पड़ी। हालांकि कुछ किताबों में लिखा है कि इल्तुतमिश ने ही कुबाचा को सिंध नदी में डुबवाकर मरवा दिया। लेकिन जो भी है, कुबाचा की मृत्यु कैसे हुई, समस्या का समाधान कैसे हुआ? समस्या का समाधान ऐसे हुआ कुबाचा की कि उसकी सिंध नदी में डूबने से मृत्यु हो गई। इस प्रकार चौथी जो ऐबक के समय भी समस्या थी वो थी बंगाल की समस्या। बंगाल में आपको पता है ऐबक के समय, गोरी के समय बख्तियार खिलजी था। ऐबक के समय उसका अधीनस्थ सूबेदार अली मर्दान का था। लेकिन ऐबक की मृत्यु होते ही 1210 ईस्वी में अली मर्दान ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो इल्तुतमिश ने क्या किया, अपने पुत्र को भेजा जिसका नाम था नासिरुद्दीन। नासिरुद्दीन ने उसका खात्मा किया, लेकिन कुछ समय पश्चात नासिरुद्दीन की भी मृत्यु हो गई। और वहां का जो सूबेदार था मलिक खिलजी, इसने विद्रोह कर दिया। नासिरुद्दीन नहीं था, अतः इल्तुतमिश ने सैन्य अभियान किया व इसका वध किया व बंगाल को अपने साम्राज्य में मिला लिया। यानी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने बंगाल को अपने साम्राज्य में मिलाया? वो था इल्तुतमिश। इसके अलावा फिर इसी के शासनकाल के दौरान इसने राजस्थान पर आक्रमण किया। आक्रमण से पहले एक और समस्या इसकी थी, वो थी मंगोलों की समस्या। मंगोल बहुत ही बर्बर व खूंखार थे और कहा जाता है कि चीन की महान दीवार को तोड़ने का दायित्व भी इन्हीं का था। यानी इन्हीं मंगोलों ने उस चीन की दीवार को ध्वस्त किया था और चीन के शहर पर कई प्रदेशों पर आधिपत्य स्थापित किया था। और मंगोलों के आक्रमण से ही सल्तनत काल को सर्वाधिक नुकसान पहुंचा था। तो मंगोलों की समस्या इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान भी सामने आई, क्योंकि इस समय मंगोल नेता था चंगेज खां, और चंगेज खां ख्वारिज्म का जो शासक था जिसका नाम था जलालुद्दीन मकबरनी, इसका पीछा करते हुए इसके साम्राज्य तक पहुंच गया था। और जलालुद्दीन इल्तुतमिश के साम्राज्य पहुंचकर इल्तुतमिश से मदद की याचना की, लेकिन कहते हैं कि इल्तुतमिश ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए जलालुद्दीन को कोई सहयोग नहीं किया। और इतिहासकार इस बात के लिए तारीफ करते हैं इसकी दूरदर्शिता के लिए। किसकी दूरदर्शिता? इल्तुतमिश की। इतिहासकार कहते हैं कि इल्तुतमिश वास्तव में एक दूरदर्शी शासक था। क्यों? क्योंकि अगर उस समय चंगेज खां जो कि मंगोल नेता था उसके विरुद्ध अगर जलालुद्दीन को इल्तुतमिश सहयोग देता तो मंगोलों के आक्रमण का भय था, कोप का शिकार होना पड़ता इल्तुतमिश को व उसके साम्राज्य को। अतः इल्तुतमिश ने सही किया, जलालुद्दीन को कोई सहयोग नहीं दिया। तो मंगोल के जो आक्रमण की समस्या आई थी साम्राज्य की सीमा पर, वो सुरक्षित चली गई। यानी चंगेज का साम्राज्य से ही इसके पीछे पीछे तुरंत रवाना हो गया। अब इसके पश्चात समस्या सारी समाप्त कर दी। अब इसने क्या किया?
साम्राज्य विस्तार, राजस्थान पर आक्रमण। राजस्थान प्राचीन समय में नाम क्या था? राजपूताना। तो राजपूताना या राजपूताना पर आक्रमण किया और कहा जाता है कि रणथंभौर, बयाना आदि प्रदेशों पर इसने विजय प्राप्त की थी। लेकिन शासक कौन थे, कब की थी, इसके बारे में इतिहासकार एकमत नहीं है। इसके बाद कहा जाता है कि इसने अपने शासनकाल के दौरान ही भीलसा, उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर पर आक्रमण किया, भारतीय स्थापत्य कला को बहुत नुकसान पहुंचाया, धन दौलत लूट ली। इसके अलावा उज्जैन से महाराजा विक्रमादित्य की मूर्ति उठाकर दिल्ली ले आया। इसके अलावा कहा जाता है कि इसने अपने शासनकाल के दौरान ही कुछ नए प्रयोग भी किए। जैसे पहला प्रयोग माना जाता है खलीफा से मान्यता प्राप्त की। खलीफा मुस्लिमों का सर्वोच्च गुरु माना जाता है, धार्मिक गुरु खलीफा। इसने क्या किया? अपने शासन को मान्यता दिलाने के लिए, ताकि मुस्लिम जगत में प्रतिष्ठा स्थापित हो, इसने क्या किया? खलीफा से सनद प्राप्त की थी। इसे कह सकते हैं सनद यानी स्वीकृति। और अपनी मुद्राओं पर इसने खलीफा का नाम भी उत्कीर्ण करवाया था। तो इसी वजह से, क्यों? क्योंकि खलीफा से मान्यता प्राप्त कर ली, किसकी? अपने साम्राज्य की। तो इसीलिए इससे दिल्ली सल्तनत का पहला वैधानिक सुल्तान कहा जाता है। और इन उपलब्धियों के कारण इसे दिल्ली सल्तनत का पहला वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। संस्थापक कौन था? संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन वास्तविक संस्थापक की बात अगर की जाती है तो वो है इल्तुतमिश। अब देखिए, इसके पश्चात इसने क्या किया? प्रयोग करते हुए तुर्कान ए चहलगामी, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं चालीसा मंडल का गठन किया। तो देखिए, शब्दों में ही अर्थ छुपा हुआ है। चालीसा यानी 40 व्यक्तियों का एक मंडल या समूह। इसने क्या किया? शासन सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए, साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए विश्वसनीय 40 व्यक्तियों का एक समूह बनाया, जिनका मुख्य कार्य क्या था? बाह्य समस्याओं का समाधान करना, उसकी सूचना देना और विरोधियों का खात्मा करना। तो चालीसा मंडल क्या है? क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन आपके ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। वे तुर्कान चहलगामी या चालीसा मंडल से आप क्या समझते हैं? तो सीधा सा सिंपल है, इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल के दौरान अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए 40 विश्वसनीय व्यक्तियों का एक समूह बनाया, जिसे तुर्कान चहलगामी या चालीसा मंडल भी कहा जाता है। इनका कार्य इल्तुतमिश की समस्याओं का, जैसे बाह्य आक्रमण होने वाला है या गुप्त सूचनाएं हैं, विरोधियों का खात्मा करना है, उनका दमन करना आदि मुख्य कार्य था। इसके अलावा इसने अपने शासनकाल के दौरान एकता प्रणाली प्रारंभ की। एकता प्रणाली से तात्पर्य है, ये भी महत्वपूर्ण है। एकता प्रणाली से आप क्या समझते हैं? तो एकता, इसने एक नया प्रयोग किया कि सैनिकों को वेतन देना पड़ता है। तो इसने क्या किया? सैनिकों को वेतन के बदले जागीर का एक टुकड़ा देना प्रारंभ किया। तो एकता से तात्पर्य है, सीधा सा आप अर्थ लगा सकते हैं, जागीर या भूखंड। तो एकता प्रणाली क्या है? एकता प्रणाली इल्तुतमिश द्वारा स्थापित एक प्रणाली थी, जिसके तहत सैनिकों को
वेतन के बदले जागीर या भूखंड दिया जाता था, वेतन के बदले, वही एकता प्रणाली है। इसके अलावा इसने अपने शासनकाल के दौरान टका जो कि चांदी का था, वह जीतल जो कि तांबे की मुद्रा थी, प्रचलन में थी। इसके बारे में बात कहा जाता है कि 1236 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। ये एक अभियान पे गया था जिसका नाम था बमियान अभियान, वही इसकी मृत्यु हो गई। तो देखिए, इनके अलावा एक जल्दोज राजधानी परिवर्तन कर दी, इस समस्या ये समस्या का समाधान किया, मंगोलों की समस्या से बचाव कर लिया, राजपूताना पर आक्रमण किया, इसके अलावा इस क्षेत्र पर आक्रमण किया, खलीफा से मान्यता प्राप्त की, तुर्काने चहलगामी का गठन किया, एकता प्रणाली प्रारंभ की, मुद्राओं का प्रचलन किया जो शुद्ध अरबिक थे, और 1236 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। ये तो इल्तुतमिश के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना है। इसके अलावा इल्तुतमिश की कुछ सांस्कृतिक उपलब्धियां भी थी। जैसे पहला, सुल्तानगढ़ी का मकबरा जो कि दिल्ली में है। इसने क्या किया, अपने पुत्र नासरुद्दीन महमूद की स्मृति में एक मकबरे का निर्माण करवाया जो कि दिल्ली में है। ये इस मकबरे के बारे में कहा जाता है कि सल्तनत काल के इस्लामिक शैली में बना पहला मकबरा सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहलाता है। और सल्तनत काल में बनी पहली इस्लामिक शैली से बनी मस्जिद कौन सी थी? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। तो मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई और मकबरा इल्तुतमिश ने अपने पुत्र की याद में दिल्ली में, और वो मस्जिद भी दिल्ली में है। इसके अलावा इसने स्वयं का मकबरा, बनाया खुद ने, वो भी दिल्ली में है। इसके अलावा जामा मस्जिद, वो भी दिल्ली में। इसके अलावा इसने अपने राजस्थान के नागौर में सुल्तान तारिकीन नाम से विशाल दरवाजे का निर्माण भी करवाया। इसके दरबार में बहुत बड़ा सूफी संत, बहुत बड़ा विद्वान भी था जिसका नाम है मिन्हाज उज सिराज, जिसने एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है तबकात ए नासिरी। किसकी स्मृति में? नासिरुद्दीन महमूद जो कि इल्तुतमिश का पुत्र था, उसकी स्मृति में मिन्हाज उस सिराज ने तबकात ए नासिरी लिखी थी। इससे हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है? इल्तुतमिश के पुत्र नासिरुद्दीन महमूद के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा इल्तुतमिश के बारे में कहा जाता है कि अपनी न्यायप्रियता के लिए बहुत प्रसिद्ध था, कि इतिहासकार कहते हैं कि इसने अपने महल के सामने खुले आंगन में शेर की 2 मूर्तियां लगाई हुई थी और उनके मुख से एक ऊंचे चबूतरे में स्थापित की थी और उनके मुख से जंजीरें लटकी हुई थी, और किसी भी फरियादी को अगर न्याय की जरूरत होती तो वो आकर उन जंजीरों को खींच लेता था। जंजीरों को खींचने के पश्चात घंटी बजती जो सीधी उसकी सूचना मिलती थी इल्तुतमिश को, और उस फरियादी को न्याय तुरंत प्राप्त हो जाता था। तो देखिए, आज के इस लेसन में हमने इल्तुतमिश के शासनकाल के बारे में पढ़ा और इसके शासनकाल की घटनाओं के बारे में, सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में पढ़ा, किस प्रकार 1236 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। इसी के साथ आज का ये सेकंड चैप्टर इल्तुतमिश समाप्त होता है।
तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और सबसे बड़ी बात यह है कि समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को, क्योंकि देखिए यह वीडियो बनाने का जो भी एकमात्र उद्देश्य है वो है कि छात्रों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा, क्योंकि आपका नुकसान ना हो। अतः इस रीजन की वजह से जो वीडियो बनाए जा रहे हैं जितने भी, तो कम से कम आप लोगों का एक दायित्व बनता है कि उन वीडियो को देखें, समझने की कोशिश करें। समझ में नहीं आता है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिखिए, प्रॉब्लम लिखिए, ताकि उन प्रॉब्लम्स का समाधान किया जा सके। थैंक यू, धन्यवाद।